आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की 4th वीडियो और 4th क्वेश्चन कर रहे हैं और ये अकाउंटेंसी की क्लासेस के अंदर हमारा डे 8 है। एक्स, वाई और जेड ये पार्टनर्स हैं हमारे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा अटपटे ढंग से दिया हुआ है, 1/2, 1/3, 1/6। पहले तो ज़रा इसको ठीक कर लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/6। सबके डिनोमिनेटर को 6 कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 6 करने के लिए दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई। 3/6, 2/6, 1/6। अब रेशियो ठीक हो गई 3:2:1। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2:1 है। आपको रिटायरमेंट के वक्त की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखें भरपूर सामग्री आपको देखने को मिलेगी, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एसेट साइड पर हम जाएं तो बैंक का बैलेंस है, डेटर के साथ प्रोविजन है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1.5 लाख है, लेकिन साथ ही में उसकी मार्केट वैल्यू आपको दे दी, यानी आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसी काम आएगा नहीं, नॉर्मल बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर लॉस होता तो वो लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कम करता, बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सिंपल रहेगा, पूरा ही रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। पेटेंट्स हैं, यहाँ पर मशीनरी है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। गुडविल का डेबिट बैलेंस, जिसको हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस, ये एक तरीके का एक्यूमुलेटेड लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, और इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया कि आपने उस खर्चे को P&L में ले जाकर डेबिट भी ना कर पाए, यानी ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है आपके लिए। ठीक है ना, तो गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। चाहे नए पार्टनर के एडमिशन की बात हो या एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिटायरमेंट की बात हो, तो आपको इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर कोई क्लेम तो नहीं है। और 4th पॉइंट मुझे यही बता रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर क्लेम है 60,000 का, तो 1,20,000 में से मैं 60,000 तो क्लेम में कन्वर्ट कर दूंगा, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है ना, चले, तो ये मैंने ज़रा एक बार बैलेंस शीट को एनालाइज कर लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने गुडविल नज़र आ रही है हमें, है ना। ये गुडविल जो है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू है। जाते जाते पार्टनर कंपनसेशन मांगेगा इसमें अपना गेनिंग रेशियो में। पेटेंट की वैल्यू को और मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस करने की बात की जा रही है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रेज करने की बात की जा रही है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को और बढ़ाने की बात की जा रही है, ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। जेड इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, वो कह रहा है भाई जेड जो है, जो शायद मेरे हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर है, वो कह रहा है पैसा तो मुझे चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मुझे पूरा पैसा ही दो, आप मुझे इन्वेस्टमेंट जो किताबों में है आप उसे मुझे दे दो, मैं उसे मार्केट वैल्यू पे लेके चला जाऊंगा, बाकी की जो पेमेंट मेरी बचेगी उसे आप कैश में दे देना। अब 6th पॉइंट जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखें यहाँ पर कोई कैपिटल एडजस्टमेंट तो नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब हम Z की अमाउंट को सेटल करने पर आएंगे ना, तो हमें 50% रिटायरमेंट पे देना पड़ेगा, यानी Z का जो भी अमाउंट बकाया बच रहा होगा उसका आधा 50% तो हमें उस वक्त उसी को पे कर देना है। अब जो बैलेंस बच जाता है, उस बैलेंस का 50% आप 30 जून को पे करेंगे। अभी कौन सी डेट है, 31 मार्च। बैलेंस शीट कब की बनेगी, 31 मार्च की, यानी आपको पेमेंट 31 मार्च को नहीं करनी, 3 महीने बाद करनी है। यानी जो भी बैलेंस पेमेंट करने के बाद बचेगा उसे आप 3 महीने बाद पे करेंगे, तो इसका मतलब वो आपके लिए लाइबिलिटी ही रहा, यानी जो बचा हुआ अमाउंट बच जाएगा। लेट सपोज 1 लाख रुपए आपके बच गए, 1 लाख में से 50% तो आपने ऑन द स्पॉट पे कर दिया, 50,000 रुपये। अब बाकी का बैलेंस जो बच गया वो 50% बैलेंस बच गया, 50,000 रुपये। अब ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है
कि बैलेंस का 50%, यानी इस 50,000 का जो 50% है यानी 25,000, उस 25,000 को आप 3 महीने बाद पे करेंगे, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। और सर बाकी का, इस बैलेंस का बाकी का 50% यानी बाकी का 25,000, उसे आप 1 साल में पे करेंगे। यानी टोटल मिलाकर ये बैलेंस आपको उसी वक्त पे करना ही नहीं है। इस बैलेंस का 50% 3 महीने बाद, इस बैलेंस का 50% 1 साल बाद। ले देकर मैं जब 31 मार्च को या 1 अप्रैल को बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस दिन मैं ये 50,000 पे ही नहीं करूंगा। तो ये जितनी भी बात लिखी हुई है ना, ये आप उस वक्त पे कर ही नहीं रहे और बैलेंस आपके लिए लाइबिलिटी ही रहेगा। बस लाइबिलिटी के नाम बदल जाएंगे। जिसको आप विद इन 3 मंथ्स पे करने की बात कर रहे हो, उस लाइबिलिटी का नाम बिल्स पेबल हो जाएगा, और जिसको आप 1 साल बाद पे करने की बात कर रहे हो, उस लाइबिलिटी का नाम लोन हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है और कोई मसला नहीं। अब ये 1 लाख तो मैंने हाइपोथेटिकल अपने पास से अमाउंट मान ली थी, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको घुमा रहा है 50% ऑन रिटायरमेंट और 50% ऑफ बैलेंस, इसमें फ़र्क है। अगर 1 लाख टोटल ड्यू है तो 50% मतलब 1 लाख का 50% ऑन द स्पॉट पे कर दो। अब बच गया 50,000। अब ये जो बैलेंस है इसका 50% 3 महीने बाद और उसका 50% 1 साल बाद। तो ले देकर 1 अप्रैल को दोनों ही अमाउंट आप पे नहीं करने वाले। बाकी का पूरा बचा हुआ अमाउंट वो आप पे ही नहीं करने वाले। ये 50,000 आपकी तरफ से ड्यू ही रहेगा, और ये ड्यू रहेगा तो लाइबिलिटी बनेगा। और लाइबिलिटी बस 2 अलग अलग नामों से बनेगी। एक को मैं बिल्स पेबल कहूँगा, जिसको मैं 3 महीने के अंदर अंदर पे करने वाला हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं ना चेक से आप पे करेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपकी बिल्स पेबल होगी। और जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर पे करने की बात कर रहे हैं, यानी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई, उसको आप लोन के नाम से शो कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, बस इतनी बात है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब फिलहाल मैंने तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए ले लिया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके हमें पता लगेगा कि वो अमाउंट आएगा कितना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनानी है। तीनों बनाते हैं। चलें भाई क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का। शुरुआत जैसे कि हम हमेशा गुडविल से करते हैं। इस बार देखें हमें बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल मिली है। 60,000 रुपये की एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो हम इसे राइट ऑफ करेंगे, है ना। गुडविल कोई किताबों में रिकॉर्ड होने वाली चीज़ थोड़ी है। तो आपने 60,000 रुपये से बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गुडविल को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये एक तरीके से एग्जिस्टिंग गुडविल है। मैं इसे राइट ऑफ करूँगा। एसेट साइड कम हो जाएगी, गुडविल ख़त्म हो जाएगी, इधर से कैपिटल कम हो जाएगा। तो पहला इम्पैक्ट ये रहेगा कि गुडविल जो है आपकी एसेट साइड पर नहीं रहने वाली है। दूसरा इम्पैक्ट ये रहेगा कि आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। एक तरीके का कैपिटल लॉस है ये, है ना। याद है आपको, आपने एक एग्जाम्पल लिया होगा कि बिज़नेस ख़रीदा, बिज़नेस के लिए ज़्यादा पैसे पे कर दिए। अब जो ज़्यादा पैसे आपने पे किए वो गुडविल में डेबिट हुआ, तो एक तरीके से आपको ये कैपिटल लॉस हुआ है। नया पार्टनर जब आएगा तो वो उसे बैलेंस शीट में किसी तरीके का कोई लॉस नहीं चाहिए होता, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर होगा तो उस लॉस में उसका भी हिस्सा है, उसे भी दिया जाएगा। तो एडमिशन से पहले और रिटायरमेंट से पहले बैलेंस शीट के हर एक पॉसिबल लॉस को और बैलेंस शीट के अंदर मौजूद हर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे हम टू गुडविल। 60,000 है, ठीक है ना। 60,000 किस रेशियो में? 3:2:1 की रेशियो में। 30,000 एक्स के कैपिटल से कम हुए, 20,000 रुपये वाई के कैपिटल से कम हुए, और 10,000 रुपये जेड के कैपिटल से कम हुए। ठीक है। और सर ये जो गुडविल है ये सर फ्यूचर में होने वाला हमारा प्रॉफिट है, हमारी रेपुटेशन है, जिसे हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जाने वाला पार्टनर कहेगा भाई मेरा भी इसमें हिस्सा है, फ्यूचर में रेपुटेशन का फ़ायदा तुम सब उठाओगे, मुझे भी कंपनसेट करो। तो जेड का इसके अंदर कितना हिस्सा है? 1/6, तो 50,000 इसको दिए जाएंगे। और गेनिंग रेशियो हमारा 3:2 है, तो कंपनसेट एक्स और वाई करेंगे। तो जेड के कैपिटल को एक्स की वजह से भी बढ़ाया जाएगा और वाई की वजह से भी बढ़ाया जाएगा। 30,000 और 20,000। अब जेड को इन दोनों ने कंपनसेट किया है, तो हमने जेड का कैपिटल बढ़ा दिया, लेकिन एक्स और वाई को फिर आपको घटाना भी तो पड़ेगा ना जेड की वजह से।
30,000 और 20,000। गुडविल की ट्रीटमेंट हमने कर दी है। चलें अब बैलेंस शीट में लिखे हुए कुछ और बैलेंसेस की तरफ चलते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये भी एक तरीके का लॉस है, तो इसे भी पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट दिया जाए, कैपिटल कम कर दिया जाए। थ्री इज टू 2:1 की रेशियो में हम बांटेंगे, तो 18,000, 12,000 और 6,000 ये होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटते हैं, इससे कोई रिलेटेड इशू नहीं है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व यूज़ नहीं होना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हुआ ही नहीं है। एक और रिजर्व बचा है शायद, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने बताया था, ये लाइबिलिटी है, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इसे ट्रेड क्रेडिटर या दूसरी लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप पूरा तो नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि आपको 60,000 रुपये का रिजर्व तो क्लेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी 60,000 आप पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देंगे। $30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, रिजर्व्स भी सारे बढ़ गए। अब रीवैल्यूएशन के आइटम्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पेटेंट को 20% और मशीनरी को 90% पर ले। देखो यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है बाय, यानी 20% से घटाइए। यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है टू, मशीनरी को 90% पर लेकर आइए। ऐसा नहीं मशीनरी को 90% से गिरा देना है। यहाँ पर वर्ड होगा कि पेटेंट को 20% से गिराना है, और यहाँ पर है कि मशीनरी को 90% पर लेकर आना है। तो पेटेंट्स हमारे पास 1 लाख है, अगर उसकी वैल्यू अगर हम गिराते हैं तो 20,000 का लॉस होगा हमें, 2 पेटेंट्स। रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। मशीनरी 5 लाख की है, इसे हमें 90% पे लेकर आना है, तो 10% गिराना पड़ेगा, तो मशीनरी पर भी हमें लॉस होगा। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लॉस रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब हाथ के हाथ बैलेंस शीट में भी मेरे बच्चे इन वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए, कभी आप भूल जाएं। मशीनरी लिख दी जाए 4,50,000 से, पेटेंट लिख दिया जाए 80,000 से, 20,000 उसमें घट गए, 50,000 उसमें घट गए। ठीक है ना, ठीक है, ये पॉइंट निमट गया हमारा। ये कह रहे हैं कि भाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को आप 6% तक रेस कर दीजिए, 6% तक रेस कर दीजिए। तो 4 लाख का 6% होता है 24,000। तो फिलहाल आप डेटर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं आपके पास 4 लाख के, क्वेश्चन कह रहा है प्रोविज़न को आप 6% तक रेस कर दीजिए। तो लिख दीजिए आप यहाँ 2 प्रोविज़न। 4 लाख का 6% होता है 24,000, और नेट होकर वैल्यू आ जाएगी 376। अगर आप देखें 4,000 से आपका प्रोविज़न बढ़ गया, और 4,000 के प्रोविज़न बढ़ने की वजह से डेटर की वैल्यू 4,000 से कम हो गई, तो ये एक तरीके का सीधा सीधा लॉस है। तो आप इसे यहाँ लिख दीजिए 2 प्रोविज़न। ₹4,000। ठीक है, क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा भाई लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम की क्रिएट करनी है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं जेड जो है वो इन्वेस्टमेंट को उसकी मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहा है। तो भाई देखो, अगर जेड इस इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है तो जेड का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप जेड कोई एसेट फॉर्म से मांगता है तो जेड के कैपिटल को कम करना पड़ेगा ना।
अब इन्वेस्टमेंट को आप कितनी वैल्यू पे लिखेंगे यहाँ 176, लेकिन सर इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में 1.5 लाख की थी, आपने जेड का कैपिटल ज़्यादा अमाउंट से कम कर दिया, मतलब एसेट खाली 1.5 लाख का था और जेड का कैपिटल ज़्यादा अमाउंट से कम हो गया, यानी हमारी लाइबिलिटी को हमें कम पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हमने उसको जो एसेट है वो ज़्यादा वैल्यू पे बेच दिया। तो आपको ये 26,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, तो इस 26,000 के प्रॉफिट को आप रीवैल्यूएशन में लिख दीजिए। भाई तुम्हारे पास कोई चीज़ 1.5 लाख रुपए की है और एक बंदा तुमसे कहे कि भाई तुम ये चीज़ मुझे दे दो और मेरे कर्जे को 176 से कम कर दो, तो 1.5 लाख की चीज़ मेरे पास से चली ज़रूर गई लेकिन कर्जा 176 का कम हो गया, तो मुझे तो 26,000 का फ़ायदा ही हुआ ना, तो ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर आ गया, ये पॉइंट भी हमारा निमट गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट बचा है जिसमें आपको जेड को उसका पैसा देना है। बहरहाल हम बैलेंस शीट में जिन जिन चीज़ों को चेंज कर चुके हैं वो तो हमने बैलेंस शीट में लिख दी, लेकिन जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर पाए हैं उनको भी ज़रा बैलेंस शीट में लिख देते हैं। डेटर हम लिख चुके हैं, कैश एट बैंक में लास्ट में लिखूंगा क्योंकि मुझे अभी पेमेंट करनी है। स्टॉक लिखना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। स्टॉक की वैल्यू थी 3,76,500। इन्वेस्टमेंट जो है वो चली गई है तो इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगी। पेटेंट हम लिख चुके हैं, मशीनरी हम लिख चुके हैं, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो मोर और लेस एसेट साइड पर अगर लिखने के लिए कुछ रह गया तो वो है कैश एट बैंक, और उसका बैलेंस मुझे अभी पता लगेगा, रीज़न बिहाइंड क्योंकि मुझे पार्टनर को पेमेंट करनी है। ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं आया है तो ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट हम लिख देंगे 2,10,000। ठीक है ना। एक और लाइबिलिटी है हमारी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की, उसको भी लिख देंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। $60,000 से लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम में बदल गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा बढ़ गया, ले दे के लास्ट में बचा है तो क्या, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखूँगा। 2 पार्टनर हैं, एक है हमारा एक्स और एक है हमारा वाई। ठीक है, जेड को मैं पैसे दे दूंगा, कुछ पैसा जेड को दे दिया जाएगा, कुछ नहीं दे पाएंगे, तो जो नहीं दे पाएंगे वो जेड के लोन में और बिल्स पेबल अकाउंट में जाएंगे, यानी जेड का कैपिटल 2 लाइबिलिटीज़ में बदलेगा। क्वेश्चन ने कहा था ना 3 महीने बाद जो पेमेंट बाद में करनी है वो बिल्स पेबल के नाम की लाइबिलिटी में बदल जाएगी, और जो 1 साल बाद वापस करनी है वो जेड के लोन की लाइबिलिटी में बदल जाएगी, और जो पैसा पे हो जाएगा उसे मैं कैश एट बैंक से कम कर दूंगा। ठीक है ना भाई, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जेड का कैपिटल हुआ करता था, वो कैपिटल कम होगा तो कैश कम होगा, लेकिन कुछ कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया, लोन और बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ज़रा ये चीज़ें हम मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता करनी पड़ेंगी। पहले आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकालो और बांटो और डिस्ट्रीब्यूट करो। लॉस नज़र आ रहा है यहाँ पर, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, डेबिट साइड का टोटल 74,000 जो कि ज़्यादा था, और आपको जो लॉस आया वो 48,000 है। अब ये लॉस 3:2:1 की रेशियो में जब बटेगा तो 24,000, 16,000 और 8,000 होगा। यही लॉस मैं रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिख दूंगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे लिख दूंगा क्योंकि लॉस है। 24, 16 और 8, 24,000, 16,000 और 8,000। अब एक्स और वाई के कैपिटल में तो मुझे बैलेंस शीट ही लिखना है, क्योंकि मैं एक्स और वाई को तो पेमेंट नहीं करने वाला और इनके कैपिटल में चेंज भी नहीं आने वाला। ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर मैं ये क्रेडिट साइड का टोटल करूं और डेबिट साइड से माइनस करूं, देखो 30,000 यहाँ बढ़ भी रहे हैं और यहाँ माइनस भी हो रहा है। ठीक है, तो 6,80,000 में से मुझे बस 18,000 और 24,000 ही माइनस करने हैं, और इसे माइनस करने के बाद
जो बैलेंस मेरे पास आएगा वो आएगा 6,38,000 और इसी तरीके से y का जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2,92,000। ठीक है। अब रही बात z के बैलेंस की, तो z का बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। z का बैलेंस हम निकालते हैं 2,10,000, 240, 260, 270, 280। ठीक है जी। 280 में से 10,000 माइनस करें 270, 270 में से 6,000 माइनस करें 264, 264 में से मैंने 8,000 माइनस करे तो ये बचता है मेरे पास 256 और 256 में से अगर मैं 176 माइनस करूँ तो मेरे पास बच रहा है 1,20,000। ठीक है ना। नहीं 256 में से अगर मैं 176 माइनस करूँ तो मेरे पास बच रहा है 80,000 रुपये। मुझे Z को सिर्फ 80,000 रुपये पे करने हैं। ठीक है भाई, बात समझ आई। 80,000 रुपये पे करने हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि 80,000 में से आप मतलब जो अमाउंट निकल कर आया है वो इंस्टेंटली 50% तो उसी वक्त पे कर दो। लो जी, पे कर दिया। बैलेंस शीट से Z का कैपिटल कम हो गया और कैश एट बैंक 40,000 से कम हो गया। जब पैसे दूंगा तो कैश एट बैंक कम होगा नहीं होगा। कैश एट बैंक में 57,500 पहले से थे, 40,000 पे करूँगा तो 17,500 बचेंगे। ठीक है सर, 40,000 की पेमेंट हो गई। अब जो 40,000 की पेमेंट बच गई, क्वेश्चन कहता है 3 महीने बाद दोगे आधा अमाउंट यानी 20,000 और 3 महीने बाद और 1 साल बाद दोगे बाकी का बचा हुआ अकाउंट, वो हो गया Z लोन अकाउंट में। यानी 80,000 की पेमेंट आधी तो उसी वक्त हो गई और बची हुई आधी दो जगह लाइबिलिटी में बट गई। तो Z लोन में भी 20,000 चले गए और बिल्स पेबल में भी 20,000 चले गए और X और Y का कैपिटल तो आपने निकाल ही लिया है 6,38,000 और 2,92,000। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड को टैली करोगे तो 110% आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच कर जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्लास में अब हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस मुझसे पूछनी हो एडमिशन और रिटायरमेंट में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।